जी भारत में आपका स्वागत है। दिस इज मनीष कुमार झा। आज हम खास कार्यक्रम नेशनल सिक्योरिटी पर आधारित कार्यक्रम में समकालीन भू राजनीति से जुड़े कुछ सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम संघर्ष, आतंकवाद, शांति और समाधान जैसे विषयों पर बात करेंगे। आज हमारा फोकस इजराइल पर है और भारत इजराइल संबंधों पर, जो वर्तमान समय में रणनीतिक महत्व रखते हैं। ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज एक बेहद खास मेहमान को आमंत्रित किया है। भारत में इजराइल के राजदूत रियूवेन अजार आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जी भारत चैनल के इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप भारत और इजराइल के आर्थिक संबंधों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? अगर हम वर्ष 2025 के संदर्भ में देखें तो हमारे आर्थिक रिश्तों का समग्र स्वरूप क्या है? थैंक यू मनीष। वास्तव में भारत और इजराइल के बीच ये संबंध बेहद शानदार रहा है, क्योंकि ये साझेदारी भरोसे और विश्वास पर आधारित है, जिसे हम पिछले 30 वर्षों से लगातार मजबूत कर रहे हैं। मुख्य रूप से ये संबंध दो क्षेत्रों पर केंद्रित रहा है। पहला रक्षा क्षेत्र और दूसरा जल और कृषि का आपसी सहयोग। लेकिन इस वर्ष रिश्तों में तेज प्रगति के कारण हम कुछ नए क्षेत्रों को भी जोड़ रहे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये दोनों देशों के लिए एक बहुत ही विशेष रिश्ता है। अगर मैं इजराइल की ओर से बात करूं, तो इजराइल भारत की आर्थिक प्रगति को बहुत सकारात्मक रूप से देखता है। इजराइल भारत को एक भरोसेमंद साझेदार मानता है, खासकर सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए। इस भरोसे का प्रमाण पिछले एक साल में साफ दिखाई देता है। बीते वर्ष इजराइल के 7 मंत्री भारत आए। हमने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट शामिल है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत चल रही है। कुल मिलाकर ये साल भारत इजराइल संबंधों के लिए बेहद अच्छा रहा है। राजदूत महोदय, इस मंच के माध्यम से मैं एक बात को खास तौर पर रेखांकित करना चाहता हूं। जब भी भारत इजराइल संबंधों की चर्चा होती है तो अक्सर हमारा ध्यान सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ सतह के नीचे एक बहुत मजबूत और लगातार बढ़ती हुई आर्थिक साझेदारी भी मौजूद है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, इजराइल का इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर किस तरह भारतीय आर्थिक व्यवस्था में योगदान देता है? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षा सहयोग से अलग हटकर आम दर्शक भी इस पहलू को जानना चाहते हैं। तो क्या आप इजराइल के इनोवेशन मॉडल और R&D सहयोग पर विस्तार से रोशनी डालेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल में इनोवेशन का एक बहुत मजबूत इकोसिस्टम है। असल में अमेरिका के बाहर इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन हब माना जाता है। हम अपने स्टार्टअप्स को भारत के साथ सहयोग के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले रक्षा क्षेत्र में, जहां हमारी प्रमुख कंपनियां मेक इन इंडिया नीति के तहत केवल सिस्टम सप्लाई नहीं कर रही, बल्कि भारत में ही उन्नत तकनीकों का संयुक्त निर्माण कर रही हैं। इसके साथ ही अब हम मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। सिविल सेक्टर में हमारे पास एक संयुक्त फंड है जिसे I4F कहा जाता है। ये फंड अब तक करीब $25 मिलियन संयुक्त R&D परियोजनाओं में खर्च कर चुका है। ये भारत की DRDO और इजराइल के रक्षा मंत्रालय के बीच शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य ड्यूअल यूज और रक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप्स के बीच सहयोग बढ़ाना है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। इजराइल में सरकार का मजबूत समर्थन तंत्र है। हमारे पास एक इनोवेशन अथॉरिटी है जो हर साल लगभग $0.5 अरब तकनीकी परियोजनाओं को समर्थन देने में खर्च करती है। खास बात यह है कि सरकार उन परियोजनाओं में भी निवेश करती है जिनमें वेंचर कैपिटल फंड जोखिम लेने से हिचकते हैं, क्योंकि यही प्रोजेक्ट भविष्य की ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी साबित होते हैं। यहाँ का इकोसिस्टम सरकार के सहयोग और मुक्त उद्यम दोनों पर आधारित है। कंपनियां शुरुआती चरण में ही अमेरिका से भी फाइनेंस जुटा लेती हैं। इस वर्ष साइबर सेक्टर में बड़े सौदे हुए। $30 अरब से अधिक मूल्य की 2 कंपनियां अमेरिकी कंपनियों द्वारा खरीदी गईं। युद्ध की स्थिति के बावजूद हम स्टार्टअप सेक्टर में $11 अरब से अधिक का विदेशी निवेश आकर्षित करने में सफल रहे। इसलिए ये केवल सरकार की भूमिका नहीं है, बल्कि हमारे इनोवेशन इकोसिस्टम की क्षमता है जो विदेशी निवेश को आकर्षित करती है।
what the government does, but it's the capability of the innovation ecosystem to attract foreign investment. So, Ambassador, you talked तो राजदूत महोदय, आपने अपने देश की सफलता की कहानी के बारे में बात की। आपका राष्ट्रीय प्रयास मजबूत सरकारी नीतियों और फंडिंग से समर्थित है। हम समझते हैं कि इजराइल दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां उद्योग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का योगदान सबसे अधिक है। मेरा सवाल यह है कि R&D में निजी उद्योग की भूमिका क्या है? क्या ये काम केवल सरकार ही करती है या निजी क्षेत्र भी इसमें बराबरी से योगदान देता है? लेकिन आपका मॉडल एक सफल मॉडल माना जाता है जहां निजी उद्योग भी R&D में सक्रिय भूमिका निभाता है और सरकार तथा निजी क्षेत्र मिलकर एक मजबूत और टिकाऊ इकोसिस्टम तैयार करते हैं। तो आप हमें ये मॉडल विस्तार से समझाइए, आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? We believe that the government can play a supportive role, but it cannot have a leading role. At the end of the हमारा मानना है कि सरकार एक सहयोगी भूमिका निभा सकती है, लेकिन वह नेतृत्वकारी भूमिका नहीं निभा सकती। अंततः यह जिम्मेदारी शोधकर्ताओं और इनोवेटर्स की होती है। इसीलिए हर क्षेत्र में हमने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जहां सभी पक्ष एक साथ बैठते हैं। फाइनेंसिंग संस्थान, बैंक, वेंचर कैपिटल फंड, अकादमिक संस्थान, स्टार्टअप्स और सरकार, ये सभी मिलकर आपसी संवाद और सहयोग की एक प्रणाली बनाते हैं। इससे इनोवेशन का माहौल तैयार होता है और स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी सहयोग और टूल्स मिलते हैं। पिछले 20 वर्षों में हमारी एक बड़ी चुनौती यह रही है कि स्टार्टअप्स का जल्दी एग्जिट ना हो। करीब 20 से 30 साल पहले स्टार्टअप्स बहुत कम कीमत पर विदेशी कंपनियों को बेच दिए जाते थे। हमने समझा कि अगर हमें इनोवेशन सेक्टर में कर्मचारियों का आधार बढ़ाना है तो कंपनियों को बड़ा बनने का मौका देना होगा। या तो वे बाजार में टिकें या फिर बहुत ऊंची कीमत पर बिकें। ईश्वर की कृपा से हम इस दिशा में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। आज इजराइल की अर्थव्यवस्था में लगभग 11% कर्मचारी इनोवेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। much higher price. And thank God we've been, somewhat successful with that. whenever I talk about Israel to any जब भी मैं किसी वैश्विक मंच पर इजराइल की बात करता हूं, तो संघर्ष से अलग एक बात पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। वो ये है कि इजराइल ने किस तरह बंजर भूमि को हरियाली से भरे क्षेत्रों में बदल दिया है। ये परिवर्तन आपके जल प्रबंधन, नवाचार और कृषि से जुड़ी आधुनिक तकनीकों के कारण संभव हुआ है और इसे दुनिया भर में सराहा जाता है। इसी क्षेत्र में इजराइल भारत के साथ भी गहराई से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत के साथ जल और कृषि सहयोग के इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? remote part. Could you elaborate on your water Absolutely. cooperation? So beyond defense, रक्षा क्षेत्र से आगे बढ़कर हमने कृषि और जल क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया है। भारत सरकार के साथ मिलकर हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक मॉडल विकसित किया है। इनमें से हर एक सेंटर में भारतीय सरकार लगभग $40 लाख का निवेश करती है। अब तक ऐसे 34 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों में हम टेक्निक उपलब्ध कराते हैं और परामर्श सेवाएं भी देते हैं। केवल 1 महीने पहले ही मैंने असम में 34वें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन में हिस्सा लिया था। इन केंद्रों के माध्यम से छोटे किसानों को कई तरह की सेवाएं मिलती हैं। सबसे पहले उन्हें सब्सिडी वाले पौधे और नर्सरी से तैयार किए गए बीज मिलते हैं। ये पौधे बेहतर गुणवत्ता के फल देते हैं। हम आधुनिक सिंचाई प्रणालियों को भी बढ़ावा देते हैं। खास तौर पर किसानों को पारंपरिक फ्लड इरिगेशन से हटाकर ड्रिप इरिगेशन की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। to the drip irrigation. Great, and I think it's good to highlight. हमने भारत इजराइल के गहरे सहयोग के कई पहलुओं पर चर्चा की, लेकिन जब भी इजराइल की बात होती है तो भू राजनीति में चल रहे संघर्षों की चर्चा भी जरूर होती है जिनका सामना इजराइल कर रहा है, खास तौर पर आतंकवाद के रूप में। हम इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की भी बात करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे सबसे पहले अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस संघर्ष पर अपना पक्ष स्पष्ट करें। भले ही इस समय युद्ध विराम लागू है, लेकिन हिंसा की घटनाएं अब भी सामने आ रही हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये संघर्ष वास्तव में किस बारे में है। इतिहास में हम अक्सर 2 राज्य समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात सुनते आए हैं। इस मुद्दे पर इस समय आपका क्या रुख है? इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष जैसे इस बेहद संवेदनशील और अहम विषय पर आपका दृष्टिकोण जानना चाहेंगे। Economy and security. Ambassador, on this critical aspect of Israel-Palestine conflict. Well, Manish, what happened in मनीष, 7 अक्टूबर से जो हुआ वो ये है कि इजराइल पर हमास नाम के आतंकवादी संगठन ने बेहद क्रूर हमला किया। इसने हमारे नागरिकों पर नरसंहार, बलात्कार और आगजनी की। इसके बाद हम पर 7 मोर्चों से हमला किया गया, जिसका नेतृत्व इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने किया, जिसने इजराइल को नष्ट करने की कसम खाई है। तो हम ऐसे लोगों का सामना कर रहे हैं जो संघर्ष सुलझाना नहीं चाहते।
हम क्षेत्र की उन दुर्भावनापूर्ण ताकतों का सामना कर रहे हैं जिनमें ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद, हूथी और अन्य शामिल हैं, जो हमारे देश के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। हमें अपनी रक्षा करनी पड़ी। सौभाग्य से लंबे संघर्ष के बाद हम सफल हुए। जब ईरान ने दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े मिसाइल हमले किए, तो हम उन्हें बेअसर करने में सक्षम रहे। हमने उनके न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी निष्क्रिय किया। लेबनान में हमने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और हमास की सैन्य मशीनरी को नष्ट किया। अब हम गाजा पट्टी का लगभग 58% हिस्सा नियंत्रित कर रहे हैं। हमने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा तैयार किया गया शांति प्रस्ताव भी अपनाया है। And we have adopted the peace plan. Well, sorry to interrupt. माफ कीजिए राजदूत महोदय, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। हम हमेशा से मानते आए हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसियां, सुरक्षा व्यवस्था और इंटेलिजेंस सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन और अभेद्य माने जाते हैं। लेकिन इस आतंकवादी हमले ने कहीं न कहीं ये एहसास कराया कि आपकी सुरक्षा प्रणाली में सेंध लग गई। Of course, this was a failure. Both बिल्कुल, ये एक विफलता थी, एक तो खुफिया विफलता और साथ ही परिचालन विफलता भी। हम इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसा फिर ना हो। लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए, इजराइल इतिहास में सबसे अधिक बार हमला होने वाला देश है। पिछले लगभग 78 वर्षों में हमारी सेना पर पारंपरिक हमले हुए हैं। हमें हवाई, समुद्री और साइबर हमलों का भी सामना करना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मंच पर भी हम पर हमले हुए हैं। जब लगातार हमला होता है तो कभी कभी दुश्मन को सफलता मिल जाती है, इसलिए हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना होता है। हम अपनी जीडीपी का लगभग 6% रक्षा पर निवेश करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हम हर हमले का सामना कर सकें। लेकिन समय समय पर, शायद 50 साल में या कई दशकों में एक बार, आपको एक बड़ा झटका मिलेगा और आपको सीखना होगा कि उस झटके से कैसे निपटना है, कैसे पलटवार करना है और कैसे विजयी होना है। इजराइल ने यही किया, केवल सैन्य दृष्टि से नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी। हमारे इतिहास का यह एक बेहतरीन आर्थिक वर्ष रहा है। यह सीधे तौर पर इजराइल के नागरिकों की प्रतिबद्धता से जुड़ा है, सिर्फ सुरक्षा बलों या खुफिया एजेंसियों से नहीं। हमारे पास एक सिविलियन आर्मी है जो अपने मानव संसाधन का पूरा उपयोग करती है, क्योंकि वे समझते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। इजराइल का यह रहस्य है, नागरिकों की प्रेरणा, हमले का सामना करने और टिके रहने की क्षमता। because they understand we don't have any choice. We don't have anywhere else to go. But Ambassador, when you talk about लेकिन राजदूत महोदय, तो इस संघर्ष का समाधान क्या है? 2 राज्य समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? this is what you also believe in. There is a हाँ, इसमें निश्चित रूप से अस्पष्टता है। आप जानते हैं कि 1990 के दशक में जब हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति समझौते की कोशिश कर रहे थे, तब हमने मिस्र के साथ शांति समझौता किया और जॉर्डन के साथ भी शांति समझौता किया। उस समय यह भावना थी कि शायद एक फिलिस्तीनी राज्य बनाकर हम शांति हासिल कर सकते हैं। इस दिशा में बातचीत भी हुई, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे प्रस्ताव, जो काफ़ी उदार थे, दूसरी तरफ से स्वीकार नहीं किए गए। खास तौर पर तब से जब हमास ने गजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया, फिलिस्तीनी समाज के भीतर एक तरह का गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। फिलिस्तीनी समाज एकजुट नहीं है, वो बटा हुआ है। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि जब न केवल शांति प्रस्ताव ठुकराए जाएं, बल्कि बार बार आपको खत्म करने की कोशिश भी हो, तो आप जिस स्तर का जोखिम ले सकते हैं वो बहुत कम हो जाता है। इसी कारण अब समाधान का मॉडल बदलना होगा। हम ये नहीं चाहते कि हम सीधे फिलिस्तीनी लोगों पर शासन करें, और हम मानते हैं कि वे आत्मशासन के हकदार हैं। लेकिन आत्मशासन की सीमा बातचीत के जरिए तय करनी होगी, क्योंकि हम फिर से खतरे में नहीं पड़ना चाहते। इस संदर्भ में कई विचार सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, फिलिस्तीनी अमीरातों के एक संघ का विचार, क्योंकि गजा संभवतः फिलिस्तीनी अथॉरिटी के नियंत्रण में वापस नहीं जाने वाला है। तो सवाल यह है कि ऐसा ढांचा कैसे बनाया जाए जिसमें एक तरफ फिलिस्तीनियों को आत्मशासन मिले, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा और संप्रभुता के मामलों में इजराइल को अधिक मजबूत भूमिका बनाए रखनी पड़े। Retain
a much more powerful stance. ये पारंपरिक दो राज्य समाधान से थोड़ा अलग है, जहां पूर्ण संप्रभुता और पूरी तरह की स्वायत्तता की बात की जाती है। It can be ये आंशिक रूप से आत्मशासन हो सकता है। जब तक फिलिस्तीनी समाज में कट्टरपंथ मौजूद है, इस स्थिति को बनाए रखना जरूरी है। So you're talking about this. तो आप कह रहे हैं कि फिलहाल ऐसा माहौल नहीं है जहां आतंकवादी हमले ना हो, हमास शांतिपूर्ण हो और हिंसा ना हो। जब ऐसा माहौल बनेगा तभी आप इस दिशा में आगे की चर्चा कर सकते। But at the same time, लेकिन साथ ही राजदूत महोदय, जब आतंकवादी हमले होते हैं, हमें भारत में भी इसका एहसास होता है। हमारे भी कुछ पड़ोसी देश कभी कभी शत्रुतापूर्ण रहते हैं। हम इस स्थिति को समझ सकते हैं और हम इन हमलों की निंदा भी करते हैं, क्योंकि यह अमानवीय है। लेकिन दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि फिलिस्तीन में मानवतावादी संकट बढ़ रहा है। अक्सर सुना जाता है कि ये इजराइल की सुरक्षा कारणों से लगाए गए निरंतर ब्लॉकेड्स की वजह से है। तो सवाल ये है कि इजराइल इस जटिल स्थिति को कैसे संभालता है। एक तरफ आपको आतंकवादी हमलों को रोकना है और दूसरी तरफ वहां नागरिक हैं, बच्चे हैं जिन्हें भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। तो इस तरह की जटिल परिस्थिति को आप कैसे मैनेज करते हैं? how do you deal with such a complex situation? well, we've been perhaps? dealing. हमने वास्तव में मानवतावादी स्थिति को आसान बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, लेकिन हम एक प्रचार अभियान का भी सामना कर रहे हैं, क्योंकि हमास मानवतावादी संकट का सैन्य और राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। वे हम पर हमला करते समय नागरिकों के पीछे छिपते थे और अपनी जनता को मानवतावादी सहायता देने से रोकते थे। इजराइल किसी और देश के विपरीत संघर्ष के दौरान गजा पट्टी में 20 लाख टन से अधिक खाद्य और चिकित्सा सामग्री पहुंचाने में सफल रहा। ऐसा आम तौर पर अन्य देशों द्वारा संघर्ष के समय नहीं किया जाता, लेकिन इसके बावजूद एक बड़े प्रचार अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें कतारी अल जजीरा भी शामिल था। Huge propaganda campaign instigated by Al Jazeera, Qatari. The blockade, तो आप ये नकारते हैं कि मानवतावादी संकट के दौरान किसी तरह का रोध या ब्लॉकेज किया गया हो? Block humanitarian. हमने मानवतावादी सहायता को ब्लॉक नहीं किया। इजराइल ने वास्तव में सहायता पहुंचाने का काम किया। कुछ समय बाद जब हमें पता चला कि हमास सहायता को रोक रहा है, तो हमने वैकल्पिक चैनल बनाकर मदद पहुंचाने की कोशिश की और इसमें सफल भी हुए। लेकिन अंततः यह मानवतावादी मुद्दा बहुत जटिल है। दोनों पक्षों में बहुत पीड़ा है। इजराइल में भी नागरिक पीड़ित हैं और गाजा में भी, क्योंकि हमास ने यह युद्ध शुरू किया और मानवतावादी स्थिति का दुरुपयोग किया। आपने सही कहा कि इस्लामिक उग्रवाद और जिहाद एक वैश्विक समस्या है। इससे निपटना हमारी साझा जिम्मेदारी है। Is a global phenomenon. And this is something that we have a common interest to tackle. I think that the diplomatic community hasn't done enough. आतंकवाद की कोई परिभाषा गरीबी या निराशा से नहीं दी जा सकती। There is a trans-regional cooperation between terrorist organizations. There's also inspiration coming from organizations like ISIS, like Hamas, like Palestinian Islamic Jihad. इन आतंकवादी संगठनों के बीच एक अंतर क्षेत्रीय सहयोग है। इसके साथ ही कॉपी कैट फिनोमिनन भी मौजूद है, जहां अन्य लोग इनकी नकल करते हैं। अगर हम 7 अक्टूबर जैसे हमलों को दोबारा रोकना चाहते हैं, तो इसके लिए हम साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। To tackle that. And this is something we should talk. राजदूत महोदय, आप जिस विषय की बात कर रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है। आतंकवाद का नया रूप पिछले दशकों में विकसित हुआ है। ये नागरिकों में घुल मिल गया है, जिससे सरकार, सुरक्षा एजेंसियों और आम लोगों का काम बहुत कठिन हो गया है। तो आप इस स्थिति में कैसे निपटते हैं और इसके प्रभाव को कैसे कम करते हैं? आपका आतंकवाद विरोधी अनुभव क्या सिखाता है और आपकी काउंटर टेररिज्म रणनीति क्या है? कृपया इसमें कुछ उदाहरण भी साझा करें। If you can highlight, some of Well, the I think new it's aspects a which you see. combination. आतंकवाद से निपटने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात, रचनात्मक सोच। आतंकी पुराने तरीकों से हमला नहीं करते। वे नई तकनीक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हम पर हमला करते हैं। इसलिए हमें भी उनसे निपटने के लिए नए और अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक हमले में आतंकियों को दी गई संचार तकनीक को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात, नागरिकों की सुरक्षा। आतंकी अक्सर आम लोगों के पीछे छिपकर हमला करते हैं। इजराइल ने ऐसी तकनीकें बनाई हैं जिनसे हमले से पहले नागरिकों को चेतावनी दी जाती है, जैसे संदेश भेजना, फ़ोन कॉल करना या छोटे संकेत देना, ताकि लोग इमारत छोड़ दें। इससे नागरिकों की जानें सुरक्षित रहती हैं। अगर ये तकनीकें ना होती तो नुकसान कहीं ज़्यादा होता।
और अब इजराइल ये तरीके दूसरों को भी सिखा रहा है। पिछले महीनों में कई देशों की सेनाएं आईं ताकि जान सकें कि आतंकवाद से लड़ते हुए नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। Many tactics that we used, and now actually they are being taught to other countries. We just hosted in the last few months armies from all over the world to come and learn, and they came to learn how we do it. So it's a combination of new technology and being creative. तो इसका मतलब है कि यह नई तकनीक और रचनात्मक सोच का मिश्रण है जिससे संकट का सामना किया जा रहा है, वो संकट जो आज दुनिया के कई देशों में मौजूद है। अब मैं राजदूत महोदय से वापस एक ऐसे अहम विषय पर आना चाहता हूं जिसकी हम सभी चर्चा करना पसंद करते हैं। यह है भारत और इजराइल का रक्षा सहयोग और साथ ही बढ़ती हुई स्पेस पार्टनरशिप। यह ऐतिहासिक है और बहुआयामी भी। हाल ही में रक्षा सचिव राधेश्याम कुमार सिंह और इजराइल रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अमी बराम ने दोनों देशों के बीच कई समझौते किए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि औद्योगिक और सैन्य सहयोग में कौन कौन से विकास हो रहे हैं। हम समझते हैं कि इजराइल ने भारत को कई महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण दिए हैं, जैसे हेड ऑन मिसाइल, बराक मिसाइल और अनेक तरीकों से मदद की है। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि भारत के आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया में इजराइल कैसे योगदान दे रहा है। भारत किस तरह से उन्नत तकनीक जैसे राडार, मिसाइल और एंटी डिफेंस सिस्टम को अपना रहा है और विकसित कर रहा है। क्या आप इस बारे में विस्तार से बता सकते हैं? Just elaborate on that. So we've been doing, मनीष, हमने रक्षा सहयोग के तरीके में काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। शुरुआत इजराइल द्वारा दी गई समाधानों से हुई, लेकिन धीरे धीरे यह इस दिशा में बढ़ा कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा संयुक्त उत्पादन करे। इजरायली कंपनियां भारत में कंपनियां स्थापित कर रही हैं। ये कंपनियां मुख्य रूप से उन प्रणालियों के रख रखाव के लिए हैं जो हमने भारत को दी हैं, चाहे वो राडार हो, विमानन हो या गोला बारूद। साथ ही ये कंपनियां सरकार और निजी कंपनियों के साथ मिलकर भी काम कर रही हैं। यह सहयोग बहुत अच्छी तरह विकसित हो रहा है और इसी कारण हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए ताकि सरकार से सरकार G2G स्तर पर और अधिक काम किया जा सके। अब हमने अपडेटेड सुरक्षा समझौते पर भी बातचीत की है जो तकनीक के विस्तार की अनुमति देगा और इसमें निजी क्षेत्र का सहयोग भी शामिल होगा। that will allow to expand the technologies included in the private sector cooperation. राजदूत महोदय, कुछ तकनीक और उपकरणों के बारे में भी बात करें जो आप भारत में विकसित कर रहे हैं कि ये सिस्टम भारत को आत्मनिर्भर बनने में कैसे मदद करेंगे। You can highlight some of those. Well, we have a देखिए, हमारी एक नीति है। मैं कुछ विशेष तकनीकी विवरण नहीं बता सकता, लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि हमारी साझा नीति आत्मनिर्भरता बनाने की है। हमने यह देखा है, खासकर पिछले 2 सालों में 7 अक्टूबर के बाद और संघर्ष के दौरान, जब दुश्मनी शुरू होती है तो आप किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहते। आपको अपनी ज़रूरत की प्रणाली और गोला बारूद खुद विकसित करने की आवश्यकता होती है, खासकर शुरुआती स्तर पर, ताकि सुरक्षा संकट से निपटा जा सके। level in order to deal with the security situation. So Ambassador, Israel, एक और क्षेत्र जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूं वो है सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और क्वांटम तकनीक। ये बड़े शब्द हैं, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है? इन क्षेत्रों में किस तरह का सहयोग चल रहा है? so first of all, we hosted सबसे पहले इस साल हमने DST से आए क्वांटम प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की। हमने क्वांटम तकनीक में सहयोग के तरीकों पर चर्चा की। क्वांटम में अभी सीधे निवेश नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय निजी क्षेत्र ने इजराइल में निवेश किया है। इस साल एक बड़ा सौदा हुआ। भारतीय समूह एम्बर, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाता है, ने इजराइल की कंपनी यूनिट्रॉनिक्स को $50 मिलियन में खरीदा। इससे भारत को 2 फायदे होंगे। पहला, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में उन्नत उत्पाद। दूसरा, पश्चिमी बाजारों तक पहुंच। अब भारत सिर्फ स्थानीय बाजार पर ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि विश्व शक्ति के रूप में उभरने के साथ कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना चाहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्नत तकनीक की ज़रूरत होती है। यहाँ इजरायली और भारतीय नवाचार एक दूसरे की पूरक बन सकते हैं, क्योंकि इजराइल नई तकनीक लाता है और भारत उसे बड़े पैमाने पर लागू करना जानता है। हम ऐसे साझेदारी की तलाश में हैं जो तकनीक को अपग्रेड और स्केल अप करने में through मदद the करे। upgrade
Right. So you're talking about तो आप बात कर रहे हैं नवाचार और भारत की जनसंख्या तथा संसाधनों का इस्तेमाल तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए इंटरनल इन्वेंट्री तक सीमित रहने के बजाय। लेकिन आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण विषय, हम बात कर रहे हैं उस भारत मध्य पूर्व आर्थिक कॉरिडोर की जिसकी काफी चर्चा हुई थी। मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि ये वास्तव में काम करने योग्य है, खासकर जब आप संघर्ष की स्थिति में हैं? इसके पीछे क्या रोड मैप है? then what is happening? What is the roadmap of this, apart from the announcement which we heard? I'm pretty sure. देखिए, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि यह योजना सफल होगी। मैं आपको बताता हूं क्यों। पहली वजह, आर्थिक हित। भारत, खाड़ी देश और इजराइल तीनों का इसमें आर्थिक हित है। आर्थिक हित होने पर अंत में कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। दूसरी वजह, नई सहयोग की क्षेत्रों की शुरुआत, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर। इजराइल अगले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में $200 बिलियन निवेश करने वाला है और इसमें भारतीय कंपनियों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जब इन सभी लॉजिस्टिक गतिविधियों सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मार्ग बनाए जाते हैं तो यह कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह स्थिर और विकास के लिए प्रतिबद्ध देशों के बीच होगा। स्थिर सरकार और स्थिर वातावरण होने की वजह से कंपनियां सुनिश्चित कर सकती हैं कि उनका माल सही समय पर गंतव्य तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि हम इसे सफल बनाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। So I'm very confident that we will find a way to. तो इस महत्वपूर्ण पहल में भारत और मध्य पूर्व के साझेदारों के बीच इजराइल के नेतृत्व में काम करने की संभावना है। मैं राजदूत महोदय का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि आपने हमारे साथ भारत इजराइल द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। Manish Kumar Jha.